नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास टेंथ उसमें चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ कवर करेंगे। चैप्टर थर्ड आपका है वनस्पति जीव जंतु और मृदा। चैप्टर थर्ड वनस्पति जीव जंतु मृदा। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी तो बिल्कुल वीरान थी, कुछ भी नहीं था भाई, यहां कोई जीवन नहीं था। सबसे पहले जीव जो उत्पत्ति हुई उस समुद्र के खारे पानी से, वो भी वनस्पति से, और धीरे धीरे वनस्पति से जीव की प्राणी जगत की तरफ बढ़ा। और उसके बाद में अब तो डेवलप्ड कंडीशन में आ गए हैं भाई पूरी पृथ्वी। आज भारत में वनस्पति जगत की तरफ हम बढ़ते हैं। आज भारत में लगभग 49,000 वनस्पतियों की प्रजातियां, 49,000 49,000 वनस्पति जगत की जो प्रजातियां भारत में हैं। अब कौन सी वनस्पति के प्रकार के यहां किस प्रकार के पाए जा रहे हैं भारत में, वो मैं आपको बताता हूं पहले। उसके तब मैप पे आते हैं कहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। नंबर 1, अच्छा, हिमालय को छोड़कर बाकी जो वनस्पति है वो 4 प्रकार से हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जो वर्षा वन है उसको सदाहरित वन भी कहते हैं। तीसरा है कटीले वन, चौथा है ज्वारी वन। इसमें हिमालय की वनस्पतियों को छोड़ दिया गया। ये चार हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय पहला है वर्षा वन। ये इसको वर्षा कर देते हैं। सेकेंड वाला पर्णपाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और दूसरा पर्णपाती वन। तीसरा है कटीले वन। चौथा है ज्वारी वन। इस वर्षा वन को सदाहरित वन भी कहते हैं। ये 4 को अभी हम आपको डिटेल बता दे रहे हैं। पहले मैप में हम चले आते हैं कि कौन से वन कहां पे पाए जा रहे हैं, तो उससे समझने में आप लोगों को ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे आता है पर्णपाती वन, अच्छा ये लोकेशन ये है। कटीले वन, अच्छा लोकेशन ये है। ये विजुअलिटी का सबसे बेहतरीन चीज है कि आपको वहां से ग्रैप्सिंग बड़ी तेजी से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये आपका पूरा इंडिया हो गया। अब यहां पर कहां कहां कौन कौन से वन पाए जाते हैं मैं आपको बताता हूं। ये आपका होगा हिमालय की वनस्पति। ये दोनों हिमालय की वनस्पति हो गई, हिमालय की वनस्पति। ठीक, अब उसके बाद हम आ जाते हैं ये दोनों आपका हो गया कटीले वन। ठीक, और ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पूरे तीनों पार्ट पूरे आपके हो गए इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और यहां पर आपका ज्वारी वन। ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, मिस्टेक हो गया था। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सदाहरित वन है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। समझ में आ गया होगा। हिमालयन रेंज का ये दोनों इलाका, दोनों क्षेत्र हिमालय की वनस्पति है। ठीक, ये नॉर्थ ईस्ट में ही सदाहरित वन पाए जाते हैं, हमेशा हरियाली। और ये पूरा गंगा दोआब वाला पूरा इलाका क्षेत्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। और ये दक्कन का जो पठार है, राजस्थान यहाँ पे गर्मी ज्यादा हो रही है, थार का रेगिस्तान भी पाया जा रहा है। और गुजरात वाला क्षेत्र ये कटीले वन है। और ये पश्चिम बंगाल के साइड में ज्वारी वन पाया जा रहा है। अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या। अब उष्णकटिबंधीय जो
वर्षा वन है वो उसमें 200 सेंटीमीटर की बारिश होना आवश्यक है, तभी तो यहां पे तो बहुत बारिश होती है। इसीलिए आपके मुंबई क्षेत्र वाले इलाके में भी सदाहरित वन पाए जाते होंगे। मैप में थोड़ा सा मिस है इसका, मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूं, लेकिन वहां भी पाए जाते होंगे। 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश वहां भी होती है, हमेशा बारिश से बारिश। अब और आप आ जाते हैं उड़ीसा, बंगाल, ये सब इलाके, ये बंगाल ऊपर वाला भी ये न जाने रहिएगा, यहां तक पूरा बंगाल है, यहां पर भी ये सदाहरित वन पाए जा रहे हैं। इसमें मेंशन नहीं किया है, यहां पर भी पाए जा रहे हैं। बंगाल, असम, उड़ीसा वाला क्षेत्र भी थोड़ा सा, और यहां की जो लकड़ी है वो है आबनूस और महोगनी, ठीक, सदाहरित वन वाले में। अब आगे आ जाते हैं सेकंड वाले पर, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। वर्षा यहां पर कितना चाहिए? 76 से 200 सेंटीमीटर के बीच यहां पर बारिश होती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार, उड़ीसा, यहां सब यहां ये वन पाए जाते हैं। कटीले वन में आप देखते हैं 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहां पर, ठीक। और सौराष्ट्र से उत्तर में पंजाब तक के मैदानों तक फैला हुआ बबूल, खैर, खजूर, ये सब यहां पर जो वनस्पतियां ये पाई जाती हैं। ज्वारी वन में तटों तथा नदियों के ज्वारी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। जैसे हमने बंगाल का एग्जांपल लिया, यहां पे ज्वारी, दलदली भी होता है यहां पर। और यहां पे जो वन नाम दिया गया उसका नाम सुंदरी वन, ठीक है। ये आपका वनों से संबंधित पूरा वर्गीकरण होगा। अब हम जीव जंतु की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये भी चैप्टर छोटे से उसमें आ चुका है पिछले किसी लेक्चर में, डिटेल नहीं था, डिटेल यहां पे अवेलेबल हमने करा दिया है। भारत में जीव जंतु बहुत पाए जाते हैं। लगभग 81,000 जातियां यहां पर हैं भारत में। एनसीईआरटी में तो यही लिखा हुआ 81, हो सकता है कुछ बढ़ भी गए हों। और हर जगह अलग अलग टाइप के पाए, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। जैसे काला हिरण राजस्थान में पाया जाता है। काला हिरण का केस भी आपने सुना होगा, सलमान खान वाला केस। सलमान खान, तब्बू, पता कौन कौन एक्ट्रेस उसकी शिकार खेलने आते उसकी हत्या कर देते हैं। रियल में, फिल्म में नहीं, रियल में कोर्ट केस चल रहा है, आप लोग जानते होंगे। तो काला हिरण यहां पाया जाता है। हिरण की तो बहुत सी प्रजातियां हैं। गुजरात में भी आप चले जाएंगे तो वहां भी गिर अभ्यारण्य है शेरों का। असम में चले जाएंगे तो एक श्रृंगी गैंडा पाया जाता, मैंने जिसकी नाक के ऊपर एक सींग टाइप में ऐसे निकला होता, एक श्रृंगी गैंडा पाया जाता है। बंगाल में चले जाएंगे, रॉयल बंगाल टाइगर दुनिया में फेमस है। शेर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है भाई, जाने रहिए। और शेरों जैसा हम लोगों का बर्ताव भी है, कमोबेश, कुछ भले गीदड़ निकल जाए। तो ये सब हमारे यहाँ की प्रजातियां हैं, मेन जो हम बता रहे हैं। और हमारे यहाँ एक और खास बात बताएं, बाहर से भी कुछ प्रजाति जैसे पक्षियों की प्रजातियां आती हैं। साइबेरियन सारस भरतपुर में, जो राजस्थान में है, यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है, वहां पे साइबेरियन सारस आते हैं। प्रयागराज में आप चले जाएंगे तो संगम पर, वहां भी आपको साइबेरियन सारस नजर आ जाएंगे। 14,000 किलोमीटर दूर साइबेरिया से चले आते हैं भारत में। प्रवासी पक्षी भी, ये भी अब आप कह सकते भाई ये भी यहाँ की प्रजातियां हैं, भले ओरिजिन यहाँ का न रहा हो। तो इस प्रकार से जीव जंतु की और बाकी जो सामान्य तौर पे गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, ये सब, ऊंट वगैरह, ये सब तो कॉमन हर जगह दिखलाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये सब रेयर जो हमने डिस्कस किया, ये रेयर है, कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाए जा रहे हैं।
जैसे हमने एक बात पहले डिस्कस किया था कि शिमला में हमने देखा था कि ये एक याक एनिमल होता है, हमने वो वहीं देखा, बाकी कहीं देखा ही नहीं। और याक बहुत सीधा होता है, दिखने में बड़ा डरावना लगता है, बड़े बड़े लंबे लंबे उसके बाल होते हैं उस याक एनिमल के, और लोग उस पर बैठ बैठ के फोटो खिंचाते हैं। तो ये सब प्रजातियां भारत में पाई जाती अलग अलग क्षेत्रों में। और कुछ, और इसी में इन्हीं प्रजातियों को जो रेयर दिखलाई पड़े क्षेत्रों में बायोस्फीयर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी डिक्लेयर किया गया है। जैसे हम कुछ नाम बता दें, नंदा देवी, नोक्रेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सिमलीपाल, ये सब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ताकि इनकी कोई हत्या ना कर सके, शिकार ना कर सके और तमाम चीजें भाई, और इनका ग्रो अप भी हो सके, कमी, इनकी प्रजातियों में कमी ना आने पाए, ये बात वहां पे होती है। और बाकी सभी चीजें हैं, उभयचारी, सरीसृप, स्तनपायी, कीट, कृमि, सारे जितने भी हैं हमने नाम बोले, सब प्रकार की प्रजातियां इंडिया में मौजूद। डाइवर्सिटी जो मैं बार बार कहता हूं, इंडियन क्लाइमेट में भी डाइवर्सिटी है, इंडियन ह्यूमन लॉजी में भी डाइवर्सिटी है, और यहाँ के एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी, हर जगह इंडिया में, पूरी दुनिया में अगर आप ऐसा कोई देश खोजेंगे शायद नहीं मिलेगा, इतनी डाइवर्सिटी के साथ। रिलीजन में भी डाइवर्सिटी, लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी है, पग बदले पानी, पग भाषा बदले। किसी बहुत बड़े राइटर ने ये बात कही है, आप खुद महसूस कीजिए, जहां भी आप, जहां भी समय है वहां से आप मूव करेंगे तो लैंग्वेज आपकी चेंज होगी, पानी आपका चेंज हो जाएगा। और कभी कभी तो लोग कहते हैं भाई जहां हम हमेशा के लिए रह रहे हैं तो वहां का पानी ही लेकर वो जाते हैं, या आरओ का पानी पीना पसंद करते, पता नहीं वो पानी आगे का सूट करे कि न सूट करे। ये भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, विशेषता है, जिसको हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से इसमें कोई टकराव न आने पाए, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। आपका ये होगा जीव जंतु के मृदा के संदर्भ में हमने इसके पहले के वीडियो में भी बता दिया है कि मृदा कितने प्रकार की, इसमें दो चार नाम बता, जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, दोमट, ये सब जो मृदाएं हैं ये मेन भारत में पाई जा रही हैं, तो इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अगले चैप्टर पे हम बढ़ते हैं, भूमि उपयोग तथा जल संसाधन, चैप्टर नंबर 4। संपूर्ण क्षेत्र की औसत, हमारे देश की, संपूर्ण देश की औसत वार्षिक वर्षा अगर लिया जाए तो 50 सेंटीमीटर को अगर मान रहे हैं, तो इसके अनुसार कुल क्षेत्रफल को मान लिया जाए, ध्यान में रखा जाए, तो एक अनुमान लगाते हैं जो जल संसाधन है हमारे के यहां वो 16.7 हेक्टेयर प्रति मीटर है। समझ में नहीं आया होगा, मैं जान रहा हूं, मुझको भी नहीं समझ में आया था जब मैंने पढ़ा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जितना संपूर्ण क्षेत्र है भारत का, इंडियन टेरिटरी, उसमें औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जितना हम उपयोग कर रहे हैं उसको अगर हम देखते हैं तो 16.7 हेक्टेयर प्रति मीटर पानी, जो जल संसाधन 16.7 हेक्टेयर प्रति मीटर जल संसाधन है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब हमारे भूमि तो हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन जितनी बहुत सारी भूमियां नहीं, डाटा नहीं अवेलेबल है, नहीं मैं बताता कितना भूमि उपयोग कर रहे हैं, कितना नहीं उपयोग कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं।
जो जल संसाधन उसकी तरफ। जल संसाधन में हम देखते हैं नदियां तो हैं ही पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने एक और प्रोजेक्ट सुना होगा, नदी जोड़ो परियोजना। भारत में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे बारिश इतनी हो जा रही कि बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान हैं, और कुछ जगह ऐसे हैं जहां पानी के बगैर तरस जा रहे हैं लोग। तो वाजपेयी जी के शासनकाल में ये उन्होंने सोचा कि क्यों न हम पूरे देश की नदियों को इंटरलिंक कर दें, तो जहां ज्यादा वर्षा हो रही वो उधर शिफ्ट कर जाए, और जहां कम वर्षा हो रही वहां पे पहुंच जाए भाई पानी। वहां तो बाढ़ की विभीषिका सब बच जाएंगे, और वहां जहां पानी की वाटर क्राइसिस है वो भी दूर हो जाएगा। बहुत खर्चीला है, ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका, बहुत खर्चीला है। केन बेतवा को हमने हालांकि जोड़ा भी है, लेकिन पूरे कहीं ऊंचाई है कहीं नीचाई है, तो इस प्रोजेक्ट को अमली जामा देने में वर्षों लग जाएंगे। ये बात इसमें आज सामने आ रही है। फिर भी हम जो जल है उसका उपयोग किस टाइप में कर रहे हैं? हम डैम बनाकर उपयोग कर रहे हैं, यानी बांध बनाकर उपयोग कर रहे हैं। जैसे कुछ बांधों के नाम बता दें, भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर कोसी परियोजना, रिहंद बांध, और यहाँ पे आप चले जाते हैं चंबल परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। ये सब कुछ परियोजनाएं हम बांध बनाकर कर रहे हैं। उससे हमें फायदा क्या होगा? नंबर एक तो एक नौकायन हो जाएगा, ठीक, और दूसरा पानी स्टोर रिजर्व हो जाएगा। उतनी ही क्वांटिटी हम रिलीज करेंगे जितनी की आवश्यकता है, ठीक। और दूसरा जो क्वांटिटी रिलीज करेंगे वो पानी ही रिलीज करेंगे, गाद नहीं, गाद यहीं पे जमा हो जाएगा जहां पे हमने बांध बना दिया है। ये बात हो जाएगी। मत्स्य पालन भी हम कर सकते हैं, मछलियां निकाल कर बेच भी सकते हैं, और उनकी नई नई प्रजातियों को भी उसमें डेवलप कर सकते हैं। ये अच्छी बात होगी। और इन सबसे भी अच्छी बात क्या है, जल विद्युत परियोजना को हम यहां पर लॉन्च करते हैं। यहां से हम जल के द्वारा विद्युत बनाते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा हमारे क्या विद्युत का उत्पादन यानी उससे ताप विद्युत से होता है, लगभग 70% डाटा है, तो ताप से हम तैयार करते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में भी हम आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अभी वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस इलाके, अब जैसे आप उत्तराखंड में आप जाएंगे 24 घंटे लाइट आती है वहां पर, हम यूपी में नहीं रहा करती है। वहां पे जल विद्युत के द्वारा, ताप विद्युत तो है ही, ताप विद्युत के द्वारा पहुंच ही रहा, लेकिन जल विद्युत के द्वारा वहां पर बिजली तैयार की जा रही है, इस कारण हमेशा लाइट आती है। तो ये उसके फायदे हैं। अब इस जल विद्युत बनाने के रैंकिंग में अगर आप देखते हैं तो पहले का डाटा अगर हम मान के चलें तो लगभग, करंट डाटा आप लोग देख लीजिएगा, करंट डाटा चेंज होता है, तब मैंने पहले ही बताया। पहले के डाटा में 5वां स्थान पूरी दुनिया में था भारत का। पहले पे जायरे था, दूसरे पर रूस था, तीसरे पर यूएस था, तीसरे पे कनाडा था, चौथे पे यूएस था, और 5वें पर इंडिया था। अब हो सकता कुछ चेंज हुआ हो, कुछ आगे पीछे हुआ, ये नहीं, डाटा अवेलेबल ना होने की वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूं। ये आपका आज का ये जल संसाधन का भी चैप्टर फिनिश हुआ। आज ये दोनों लेक्चर यहीं तक। कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।